हेलो दोस्तों, यारो कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आइज सीरीज का पार्ट 3 और आज का एपिसोड कहानी को एक बिल्कुल नए मोड पर ले जाने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले वो जरूर देख लेना ताकि पूरी कहानी सही तरीके से कनेक्ट हो सके। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आए और लगे कि स्टोरी नेक्स्ट लेवल जा रही है तो हाइप पॉइंट देना मत भूलना। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और इससे ऐसी स्टोरीज और तेजी से आगे बढ़ती हैं। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और हमेशा की तरह अगर नारुतो टाइम्स गोजो का ये क्रॉसओवर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। होकागे के कक्ष के भीतर माहौल गंभीर था। हिरुजेन अपनी मेज के पीछे बैठे थे। उनका चेहरा शांत लेकिन गहराई से भरा हुआ और उनकी नजर सामने खड़े नारुतो से टिकी हुई थी। अभी अभी उन्होंने से उसके माता पिता का सच बताया था, उनकी विरासत 200 मिलियन रियो की संपत्ति और यह उस पूरी दौलत का अकेला वारिस वही है। नारुतो की आंखें फैल गईं। वह इस खबर का वजन समझने की कोशिश कर रहा था। 200 मिलियन रियो, मैं तो अंबानी से भी ज्यादा अमीर बन गया। मुझे तो हमेशा लगा था कि उन्होंने मुझे बस अपना प्यार और यादें दी हैं, जब तक आपने कल रात ये बात नहीं बताई। हिरुजेन ने सिर हिलाया। मेरा इरादा था कि तुम ये सब तब पाओ जब तुम और बड़े हो जाओ, लेकिन अब मैंने फैसला बदला है। ये तुम्हारे लिए एक सम्मान की निशानी है, उन सब चीजों के लिए जिनका तुमने सामना किया। तुमने सिर्फ ताकत नहीं दिखाई बल्कि दिल की भी बड़ी मजबूती दिखाई है। अब वो तुम्हें मिलना चाहिए जो सही मायनों में तुम्हारा है। नारुतो का दिमाग भावनाओं के तूफान में फंस गया। इतनी बड़ी रकम उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके जहन में वो सारे रास्ते घूमने लगे जो इस विरासत से खुल सकते थे, लेकिन उसी के साथ एक गहरी उदासी भी आ गई क्योंकि ये सब उसके माता पिता के बलिदान की कीमत थी। हिरुजेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी मुस्कान में सुकून था। मुझे पता है ये सब एक साथ जानना आसान नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस जिम्मेदारी को समझदारी से निभाओगे। तुम्हारे माता पिता यही चाहते थे कि तुम एक खुशहाल और पूरी जिंदगी जियो। नारुतो ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब दृढ़ निश्चय था। मैं उनकी याद को सम्मान दूंगा। इस दौलत का इस्तेमाल सही कामों के लिए करूंगा। गांव की रक्षा करता रहूंगा और उन्हें गर्व महसूस कराऊंगा। हिरुजेन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा ही करोगे नारुतो। कुछ पल बाद नारुतो ने सवाल किया, अब फुइंजुत्सु की बात करें। आप मेरी ट्रेनिंग कब शुरू करवा रहे हैं? हिरुजेन ने कहना शुरू किया। असल में मैं, लेकिन बीच में ही नारुतो बोल पड़ा। अरे ये तो सही नहीं है। आपने तो कल रात ही कहा था कि आप मुझे फुइंजुत्सु सिखाएंगे। नारुतो पहले मुझे पूरा बोलने दो, हिरुजेन ने सख्ती से कहा। मेरा मतलब ये है कि मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास समय सीमित है, लेकिन मैं तुम्हें एक स्क्रॉल दूंगा जिससे तुम फुइंजुत्सु खुद सीख सको। नारुतो ने तुरंत पूछा, तो उस स्क्रॉल में फॉर्मूले और इस्तेमाल की पूरी जानकारी होगी? हाँ, हिरुजेन ने जवाब दिया। तुम्हारे कबीले की सीलिंग तकनीकें भी उसमें दर्ज हैं। तुमने इतनी समझदारी दिखाई है कि मैं भरोसा कर सकता हूँ तुम उसे खुद समझ लोगे। तो फिर दे दीजिए ना, नारुतो उत्साह से बोला। मुझे इंतजार नहीं हो रहा। इतनी जल्दी नहीं, हिरुजेन ने कहा। स्क्रॉल तुम्हें मिलेगा लेकिन अभी नहीं। कल काकाशी तुम्हें दे देगा। अभी क्यों नहीं दादाजी? नारुतो ने झुंझलाकर पूछा। कुछ वजहें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता, हिरुजेन ने साफ किया, लेकिन भरोसा रखो कल तुम्हें मिल जाएगा। मिशन के बाद काकाशी तुम्हें दे देगा। ठीक है, नारुतो ने कहा, लेकिन कल स्क्रॉल चाहिए। कोई बहाना नहीं। अगर मैंने कल का वादा किया है तो कल ही मिलेगा, हिरुजेन ने भरोसा दिलाया। नारुतो मुस्कुराया। हाँ, हम सभी जानते हैं कि जब आपने आज कहा था तब क्या हुआ। वह कुर्सी से उठा। फिर मिलते हैं दादाजी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। होकागे के दफ्तर से निकलते ही नारुतो सीधा इचिराकु रामेन की तरफ बढ़ा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती और रामेन के लिए उसका प्यार उन्हीं में से एक था। खाना खत्म करने के बाद वह बाहर निकला और उसी पल उसकी आंखों ने एक जानी पहचानी मौजूदगी को महसूस किया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, भले ही उसकी आंखें पट्टी से ढकी थीं। वह जानता था कौन है। नारुतो कुन। एक धीमी संकोची आवाज। नारुतो उसकी ओर मुड़ा। हिनाता है ना? हल्की मुस्कान के साथ बोला। खाना अच्छा लगा? अचानक पूछे गए सवाल से हिनाता चौंक गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। हाँ अच्छा था, शुक्रिया। आपको कैसा लगा? एकदम बढ़िया, नारुतो ने हमेशा की तरह जोश से कहा। वैसे मैंने नोटिस किया है तुम अक्सर तभी निकलती हो जब मैं आता हूँ। अरे वो बस इत्तेफाक है, हिनाता ने हकलाते हुए कहा। वह हल्का सा हंसा। सच में? अगर इत्तेफाक होता तो कभी तो ऐसा होता कि तुम आती और मैं निकल रहा होता। हिनाता का दिल तेज धड़कने लगा। मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप हमेशा बिजी रहते हैं। दोस्त के लिए मैं कभी बिजी नहीं होता, नारुतो ने नरमी से कहा। अगर ऐसा लगा हो तो सॉरी। ना नहीं, हिनाता जल्दी से बोली। आप हमेशा सबकी मदद करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे कुछ गोल हैं, नारुतो ने माना, लेकिन रामेन के लिए और तुम्हारे लिए वक्त हमेशा रहेगा। अगर कभी ट्रेनिंग करनी हो या बस बात करनी हो। हिनाता की आंखों में उम्मीद की चमक उठी। ट्रेनिंग मेरे साथ? क्यों नहीं, नारुतो मुस्कुराया। तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और तुम बहुत शांत रहती हो। मेरी इस अलग तरह की सेंस के लिए अच्छी प्रैक्टिस होगी। हिनाता की आंखों
आंखों में अब संकल्प था, मुझे भी और मजबूत बनना है, शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकें। डील, नारुतो ने कहा, कल से शुरू करते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलना। ठीक है? ठीक है, हिनाता बोली। उसकी झिझक अब एक हल्की उम्मीद भरी मुस्कान में बदल चुकी थी। हिनाता ने उसे अलविदा कहा और घर की ओर निकल गई। नारुतो उसे देखता रह गया और मन ही मन बोला, ये तो चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। नारुतो भी घर की ओर निकल गया। उसके मन में न तो अपनी अजीबोगरीब नजरें थीं, न ही अपनी ताकत की विशालता। उसके दिमाग में बस एक नई डोर जुड़ने की खुशी थी और मजबूत बनने की उम्मीद, साथ ही आने वाले कल की हल्की सी रोमांचक आहट। अपार्टमेंट पहुंचते ही वह कुर्सी पर ढह गया। अभी अभी सामने आई सच्चाइयां उसके जहन में घूम रही थीं। यह जानना कि वह चौथे होकागे का बेटा है और उसकी माँ कुशिना उजुमाकी थी। नामिकाजे, ये मेरे पिता का कबीला है, नारुतो ने सोचा। मैंने दादाजी से अपने पिता के कबीले के बारे में पूछना ही भूल गया। कोई बात नहीं, कल पूछ लूंगा। फिर एक सवाल उसके मन में उठा, क्या मैं कभी उस ताकत तक पहुंच पाऊंगा जो मेरे पिता के पास थी? दादाजी की बातें सुनकर तो वो सबसे ताकतवर शिनोबी में से एक लगते हैं। क्या मुझ में भी उतनी क्षमता है? नहीं, ऐसा सोचने का कोई मतलब नहीं। वह उठकर आईने के सामने गया, अपनी आंखों से पट्टी हटाई। मुझे अपने पिता और माँ दोनों की ताकत तक पहुंचना होगा। मैं इस गांव का होकागे बनूंगा, अपने पिता की तरह इस गांव और अपने चाहने वालों की रक्षा करूंगा। ये मेरा खुद से किया गया वादा है, अपने माता पिता के नाम। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और संकल्प साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद वह मेज पर बैठ गया। उसका ध्यान उस बदले हुए रासेंगन की तरफ चला गया जिसे उसने अपनी विंड स्टाइल के साथ मिलाकर बनाया था। उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन नतीजा पहले जैसा ही रहा। करीबी लड़ाई में तो ये काम का है, उसने सोचा, लेकिन दूर से हमला करने के लिए कुछ और चाहिए। अचानक उसके चेहरे पर सोच भरी मुस्कान आई। अगर मैं इसे फेंक सकूं। उसने कुछ समय प्रैक्टिस में लगाया और धीरे धीरे उस तकनीक की प्रकृति को समझने की कोशिश की जिसे उसने खुद नाम दिया था, विंड स्टाइल रासेंगन। शुरुआत में उसने साधारण रासेंगन को ही दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद थकान महसूस होने लगी। बाद में फिर कोशिश करूंगा, उसने खुद से कहा। शाम होते होते उसने खाना बनाया। पेट भरने के बाद वह गहरी नींद में चला गया। अगला दिन टीम से मिलते ही नारुतो की नजर सामने खड़े काकाशी पर पड़ी और वह समय पर मौजूद थे। वह हैरानी से बोला, काकाशी सेंसे, आज आप टाइम पर हैं? ये तो नामुमकिन लग रहा है। आज का दिन तो कोनोहा के इतिहास में दर्ज होना चाहिए, वो दिन जब काकाशी टाइम पर आए। बस करो, काकाशी ने कहा। जानकारी के लिए बता दूं, मिशन के टाइमिंग में मैं कभी लेट नहीं होता। इतना कहकर उन्होंने एक स्क्रॉल उसकी ओर बढ़ाया। होकागे ने ये तुम्हें देने को कहा था। थैंक यू सेंसे, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। उधर सास्के की दिलचस्पी बढ़ गई। ये क्या है? उसने पूछा। स्क्रॉल संभालते हुए जवाब आया, फोइनजुत्सु। फोइनजुत्सु? अब साकुरा ने सवाल किया। होकागे तुम्हें ये क्यों देंगे? सास्के भी वही पूछना चाहता था, बस चुपचाप हामी भर दी। वो मुझसे फिर आगे निकल रहा है। उसके मन में चिंता गहराने लगी। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने कबीले की मशहूर तकनीक सीखना चाहता था, इसलिए दादाजी से बात की और उन्होंने फोइनजुत्सु सीखने की सलाह दी। जो चाहिए वो इसी में मिलेगा। ये सुनकर सास्के और बेचैन हो गया। काकाशी ने हैरानी से पूछा, तुम सच में इसे सीख लोगे? हाँ, उसने बिना झिझक कहा। मुझे अपने पिता की ताकत तक पहुंचना है। समझ गया। उन्होंने बात खत्म की और सबको मिशन के लिए ले चले। रास्ते में नकचड़ी साकुरा ने पूछा, वैसे तुम्हारे पिता कौन हैं? सास्के भी चुपचाप सुन रहा था। अभी सीक्रेट है, नारुतो ने कहा। मैं अभी उतना मजबूत नहीं हूँ, सॉरी साकुरा चान। कोई बात नहीं, साकुरा ने मुस्कुराकर कहा। अब तो और ज्यादा जानने की इच्छा हो गई है, एक दिन सब बता दूंगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और तुम्हें भी मेरे बेटे? उसने सास्के की तरफ देखा। वहां से एक तीखी नजर वापस आई। वह और जोर से मुस्कुराया। मिशन, एक खोई हुई बिल्ली को ढूंढने के बाद उसने टीम और काकाशी से विदा ली। काकाशी रिपोर्ट देने होकागे के पास चले गए और नारुतो सीधा अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। नारुतो के घर के भीतर घर पहुंचते ही नारुतो ने पहले स्नान किया, फिर डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गया। उसने हिरुजेन द्वारा दिया गया स्क्रॉल निकाला। इरादा साफ था, फोइनजुत्सु सीखना। स्क्रॉल खोलते ही वह ध्यान से पढ़ने लगा। फोइनजुत्सु का मूल सिद्धांत था, वस्तुओं, जीवित प्राणियों और अलग अलग एलिमेंट्स को किसी दूसरी वस्तु के भीतर सील करना। इसका इस्तेमाल किसी की मूवमेंट सीमित करने या पहले से सील की गई चीज को मुक्त करने में भी किया जा सकता था। हर सील को उसकी तकनीकी बनावट और चिन्हों से पहचाना जाता था। काफी देर तक पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि फोइनजुत्सु के कई प्रकार होते हैं। बेसिक सीलिंग तकनीकों में स्क्रॉल की मदद से हथियार जैसी चीजों को सील किया जाता है, जबकि एडवांस लेवल पर इंसानों और टेल्ड बीस्ट्स तक को सील किया जा सकता है। हालांकि इस स्क्रॉल में उस लेवल की जानकारी नहीं दी गई थी। फोइनजुत्सु को इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन लिखावट और सटीक रेखाएं जरूरी थीं। ये वही कला थी जो उसने बचपन में हिरुजेन से सीखी थी। उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि इसका इस्तेमाल ऐसे होगा। उसने एक स्क्रॉल पर वेपन सीलिंग मार्क उकेरा, फिर एक कुनाई उस पर रखी और दाहिने हाथ से हैंड सील बनाया। सील पहली कोशिश नाकाम रही, शायद इसलिए कि उसने फोइनजुत्सु में चक्रा नहीं डाली थी। यह समझते ही उसने अगली बार चक्रा मिलाने का फैसला किया। सील, इस बार चिन्ह चमका
और कुनाई उस स्क्रॉल के भीतर समा गई। तो ऐसे काम करता है, वह बुदबुदाया और प्रयोग जारी रखा। रिलीज। एक हाथ से हैंड सील बनाते ही कुनाई फिर बाहर आ गई। वह बार बार यही करता रहा, सील, रिलीज, सील। कुछ समय बाद उसने नोटिस किया कि यह सील ज्यादा टिकाऊ नहीं है। लगभग 10 बार इस्तेमाल के बाद चिन्ह हल्का पड़ने लगा। यहीं से उसने फुइंजुत्सु को और गहराई से समझना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसे कुछ ऐसी तकनीकों का जिक्र मिला जो खास तौर पर उजुमाकी वंश से जुड़ी थीं। समझ गया, नारुतो खुद से बोला, इंडिस्ट्रक्टिबल सीलिंग चेन्स। यह शब्द मुंह से निकलते ही उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई और भीतर कहीं गहरी सनसनाहट महसूस हुई। ये अभी क्या हो रहा है? अपने फ्लैट में नारुतो फुइंजुत्सु की प्रैक्टिस कर रहा था। स्क्रॉल पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक ऐसी तकनीक पर गई जो साफ तौर पर उजुमाकी कबीले से जुड़ी लग रही थी। उसने धीरे से पढ़ा, एडामोंटाइन सीलिंग चेन्स, और उसी पल कुछ अजीब हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे शरीर के अंदर कुछ असामान्य सक्रिय हो रहा हो। ये क्या है? अभी क्या हो रहा है? उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट आ गई। अचानक हवा में जंजीरों की खनखनाहट गूंज उठी। अगले ही पल नारुतो की पीठ से जंजीरें निकलने लगीं, लंबी, चमकदार और पूरी तरह उसके नियंत्रण में। जब उसने इन एडामेंटाइन सीलिंग चेन्स को महसूस किया तो उसके भीतर हैरानी और रोमांच की लहर दौड़ गई। इन जंजीरों पर उसका नियंत्रण असाधारण था। बिना जरा सी मेहनत के, सिर्फ अपने इरादे और सोच से वह उन्हें चला सकता था। जंजीरें इतनी सहजता से हिल रही थीं जैसे वे उसके शरीर का ही हिस्सा हों। वह चाहे तो उन्हें फैलाए, चाहे तो वापस अपने भीतर समेट ले, यह समझते ही कि उसके पास वही विरासत है जो उसके उजुमाकी पूर्वजों के पास थी। उसके भीतर एक अजीब सी तसल्ली भर गई। ये उसकी जड़ों की पुष्टि थी और उस छिपी हुई क्षमता की जिसे वह अब तक महसूस तो करता था लेकिन समझ नहीं पाया था। आत्मविश्वास बढ़ते ही नारुतो ने जंजीरों के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। कभी उन्हें मोड़कर विशाल और डरावनी संरचनाएं बनाता, तो कभी कई जंजीरों को जोड़कर एक रूप देता, या फिर उन्हें तोड़कर दर्जनों पतली धागे में बदल देता। भारी मूवमेंट्स के लिए उजुमाकी कबीले की इस खास तकनीक को समझते संते उसने एक्सप्लोसिव टैग टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ना शुरू कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे गुजर गया। घड़ी ने लगभग आधी रात दिखा दी थी। इतनी देर तक फुइंजुत्सु में डूबा रहने के कारण उसे भूख का एहसास ही नहीं हुआ जब तक उसका पेट जोर से नहीं बोला, लगता है अब 2 मिनट की मैगी खाने का टाइम आ गया है। उसने फ्रिज खोला, अंदर एक बंद 2 मिनट मैगी का पैकेट पड़ा था। तैयार करके उसने जल्दी जल्दी खाया और फिर सीधे बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह रात देर से सोने के बावजूद नारुतो सूरज निकलते ही उठ गया। मिशन की वजह से उसने नहाया, अपना साधारण आउटफिट पहना, नाश्ता निपटाया और फ्लैट से बाहर निकल गया। आज उसने चश्मा पहन रखा था। नींद पूरी नहीं हुई थी। एक पल के लिए उसके मन में मिशन छोड़ देने का ख्याल आया, लेकिन बाद में हिनाता के साथ ट्रेनिंग का सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। टीम के साथ उसने होकागे से दिन का मिशन लिया, एक और डी रैंक। मिशन के दौरान काकाशी ने नोटिस किया कि नारुतो आज कुछ थका हुआ लग रहा है। नारुतो, सब ठीक है? आज कुछ ज्यादा थका हुआ लग रहे हो। हाँ, उसने मान लिया। कल रात काफी देर तक जागा था। जो फुइंजुत्सु वाला स्क्रॉल दिया था, देखने का मौका मिला? काकाशी ने पूछा। हाँ, नारुतो मुस्कुराया। काफी कुछ सीख लिया? अच्छा है, काकाशी ने कहा। ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो कौन कौन सी टेक्निक्स सीखी? अब साकुरा की जिज्ञासा बाहर आ गई। बैरियर सील, एक्सप्लोसिव सील्स और भी कुछ। वाह, दिखाओ ना, वे उत्साह से बोली। अभी नहीं, नारुतो ने कंधे उचकाए। कोई सील साथ नहीं लाया, टाइम आने पर दिखेगा। तुम्हें रहस्य रखना बहुत पसंद है, साकुरा ने कहा। ताकत और राज दोनों साथ चलते हैं, वह हंसते हुए बोला। ऐसा नहीं, सास्के ने बोलना शुरू किया। पॉट, मीट केटल। नारुतो ने तुरंत पलटकर कहा। मिशन खत्म होने के बाद नारुतो सीधे इचिराकु रामेन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे 2 लोगों की मौजूदगी महसूस हुई जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने नजरअंदाज करना बेहतर समझा। डेजावु, उसने बुदबुदाया। इस बारे में होकागे दादाजी से बात करनी पड़ेगी। खाना खत्म करने के बाद उसने बिल दिया। अब उसके पास पैसे थे, लेकिन उसने फिजूल खर्ची नहीं की। वह अपने माता पिता की छोड़ी दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। योजना के मुताबिक वह ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ा जहां हिनाता और उसकी टीम अभ्यास कर रही थी। उसने वादा किया था कि टीम सेशन के बाद वह उसके साथ लड़ाई करेगा, लेकिन नारुतो थोड़ा जल्दी पहुंच गया। ट्रेनिंग एरिया। वह दूर से हिनाता को देखता रहा जब वह अपनी टीम के साथ मूवमेंट्स कर रही थी। ढलता सूरज मैदान पर लंबी परछाइयां बना रहा था। किबा ने स्ट्रेच करते हुए उसे देखा। अरे क्या हाल है नारुतो? ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। आज का मिशन खत्म। हिनाता उसकी तरफ आई। उसने पलकों के नीचे से उसे देखा। गाल हल्के गुलाबी हो गए। नारुतो कुन, हाँ, मिशन के बाद बस थोड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे, वह धीमे से बोली। किबा बोला, हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी आओगे? नारुतो ने सिर हिलाया। नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे हिनाता चाहिए थोड़ी देर के लिए। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का वादा किया है। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग? किबा ने धीमे से कहा। आवाज में शरारत थी। हिनाता ने सुना नहीं, लेकिन नारुतो ने सुन लिया। उसने बस एक शरारती मुस्कान दे दी। ठीक है, फिर हम चलते हैं, किबा ने कहा। सबने विदा ली
और मैदान में सिर्फ नारुतो और हिनाता रह गए। जैसे ही किबा और शिनो दूर गए, हिनाता थोड़ी और पास आ गई। नारुतो कुन, उसने हल्के से पूछा। तो शुरू करें? जरूर, नारुतो ने कहा, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। खाली पेट ट्रेनिंग ठीक नहीं होती। इचिराकु रामेन दोनों अपनी जगह पर बैठे। कटोरों से उठती भाप ने पल भर के लिए नारुतो के चश्मे धुंधला दिए। उसने उन्हें साफ किया और चुपके से हिनाता की तरफ देखा। तो उसने बातचीत शुरू की। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? हिनाता ने पूरे जोश के साथ सिर हिलाया। अच्छा चल रहा है, मैं अपने चाकड़ा कंट्रोल पर काम कर रही हूँ। नारुतो मुस्कुराया। ये तो बढ़िया है, चाकड़ा कंट्रोल बहुत जरूरी होता है, खासकर कुछ टेक्निक्स के लिए। हिनाता ने सावधानी से सूप की एक घूंट ली। और तुम्हारी ट्रेनिंग? नारुतो कुन, दिल खोलकर हंसते हुए उसने जवाब दिया, बस इतना समझ लो, मैं खुद को हमेशा पुश करता रहता हूँ। हिनाता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके साथ रहकर उसे अजीब सी तसल्ली महसूस हो रही थी। शाम ढलते ढलते दोनों खाने के बाद प्रैक्टिस के लिए एक बड़े से ग्राउंड में पहुंचे। हिनाता की आंखों में दिखती लगन देखकर नारुतो उसकी हिम्मत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। जब तुम रेडी हो, हिनाता पोज लेते हुए कहा। नारुतो ने भी वही पोज अपनाया, हाथ अपने जाने पहचाने सील में ले जाते हुए। डिफेंसिव मूव्स पर फोकस करते हैं, मान लो मैं एनिमी हूँ। हल्की फाइट शुरू हुई। वह पूरी तरह सतर्क था। मूव्स शार्प थे लेकिन कंट्रोल में। जैसे जैसे हिनाता का कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसकी मूवमेंट्स और स्मूथ होती चली गईं। हर ट्विस्ट और स्ट्राइक के साथ उसकी झिझक कम होती जा रही थी। उसे देखते हुए उसके मन में एक पल के लिए अपनी टेक्निक दिखाने का ख्याल आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा शायद अभी ये ज्यादा हो जाएगा। तुम्हारा फॉर्म काफी इंप्रूव हुआ है, उसने उसकी हल्की पाम स्ट्राइक को रोकते हुए कहा। हिनाता का चेहरा खिल उठा। थैंक यू नारुतो कुन, तुम हमेशा से मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हो। दोनों के बीच एक सुकून भरी खामोशी छा गई, जबकि उनकी मूवमेंट्स एक लय में चलती रहीं, जैसे कोई साइलेंट डांस। प्रैक्टिस खत्म होने तक नारुतो के मन में उसके डेडिकेशन के लिए रिस्पेक्ट और गहरा हो चुका था। उसकी शांत ताकत बाहर से दिखने वाली चीजों से कहीं ज्यादा थी। उसे महसूस हुआ कि उनके बीच एक ऐसा बॉन्ड बन रहा है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। आज के लिए थैंक यू नारुतो कुन, उसने ईमानदारी से कहा। उसकी आंखें भले ही छुपी हुई थीं, लेकिन आवाज बिल्कुल सच्ची थी। नहीं, थैंक यू हिनाता, अच्छा लगता है जब कोई समझता हो। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। बिना कुछ कहे एक समझदारी पास हुई, फिर दोनों ने नजरें फेर ली। आगे का रास्ता अनिश्चित था मगर उम्मीद से भरा हुआ। सब समेटने के बाद उसने मन ही मन एक शांत सा वादा लिया, उनके रिश्ते को बचाने का, उसे मजबूत बनाने का, जैसे जैसे वे दोनों खुद भी स्ट्रांग होते जाएं। कल फिर सेम टाइम, उसने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। हिनाता ने सिर हिलाया। उसकी लेवेंडर बाल के पीछे मुस्कान छुपी हुई थी। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। वह अपने अपार्टमेंट लौट आया और वहीं से फोइंजुत्सु ट्रेनिंग फिर से शुरू की जहां कल छोड़ी थी। कुछ टेक्निक्स काफी टफ थी, लेकिन ज्यादातर वो संभाल पा रहा था। कई घंटों की प्रैक्टिस के बाद उसका शरीर जवाब दे चुका था। खाना खाने और नहाने के बाद उसने दिन खत्म किया और सोने चला गया। अगली सुबह टीम 7 हमेशा की तरह मिशन काउंटर पर पहुंची। वहां मिलने वाले डी रैंक मिशंस उतने ही साधारण और बोरिंग थे। उन्होंने कुछ मिशंस निपटाए और दोपहर तक काम खत्म कर लिया। इसके बाद नारुतो सीधे इचिराकु रामेन पहुंचा। उसने एक मील वहीं बैठकर खाने के लिए ऑर्डर किया और एक पैक रात 8 बजे अपने अपार्टमेंट पर डिलीवरी करवाने के लिए। उसका इरादा था कि दिन का बाकी समय पूरी तरह फुइनजुत्सु को पॉलिश करने में लगाए। उसने अयामे को अपने अपार्टमेंट की चाबी दी और कहा कि अगर दरवाजा खोलने में देर हो जाए तो वो खुद अंदर आ सकती है। घर लौटते ही वह फिर से फुइनजुत्सु की पढ़ाई में डूब गया। बेसिक और फाउंडेशनल फुइनजुत्सु वह पहले ही मास्टर कर चुका था, लेकिन उसका एक्सप्लोसिव सील और बैरियर सील अभी कमजोर थे। डी रैंक या उससे नीचे के अटैक्स ही रोक पा रहे थे। उनकी ताकत बढ़ाने के इरादे से उसने आराम से बैठकर फुइनजुत्सु स्क्रोल खोला। सामान्य फुइनजुत्सु से वह पहले से परिचित था, जिसकी मदद से निंजा जरूरत पड़ने पर स्टोर्ड आइटम्स समन कर सकते हैं। करीब 1 घंटे में उसने ऐसे 10 सील्स सफलतापूर्वक डिजाइन और एक्टिवेट कर लिए। इसके बाद उसने एक्सप्लोसिव टैग को इंप्रूव करने पर ध्यान दिया। लगभग 1 घंटे बाद एक्सप्लोसिव टैग का अपग्रेडेड वर्जन तैयार था, जिसकी परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर थी। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक हुई, जिससे उसकी कंसंट्रेशन टूट गई। दरवाजा खोलते ही सामने अयामे खड़ी थी, हाथ में डिलीवरी पकड़े हुए। नारुतो, तुम्हारा खाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स अ लॉट अयामे चान, उसने पैकेट लेते हुए कहा। ये लो तुम्हारी की, मुझे निकलना होगा और डिलीवरीज हैं, उसने कहा। हाथ हिलाकर गुड बाय कहने के बाद वह चली गई। नारुतो ने भी उसे बाय किया और अंदर लौट आया। खाना खत्म करने के बाद वह फिर से फुइनजुत्सु में जुट गया। उसने कुछ और एक्सप्लोसिव टैग्स बनाए और फिर दूसरे फुइनजुत्सु पर काम शुरू किया। कुछ समय बाद थकान साफ महसूस होने लगी। घड़ी लगभग आधी रात दिखा रही थी और ज्यादा मेहनत का असर साफ था। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी जरूरी है, उसने खुद से कहा। मुझे ढेर सारे जुत्सु या फुइनजुत्सु नहीं चाहिए, बस कुछ चुनिंदा टेक्निक्स को परफेक्ट बनाना है। ये सोचकर उसने फुइनजुत्सु स्क्रोल एक तरफ रख दिया। अपनी रूटीन के मुताबिक उसने नहाया और फिर सोने चला गया। इसी तरह
एक हफ्ता बीत गया। इस दौरान नारुतो ने कई फुंजुत्सु सीखे और ज्यादातर को परफेक्ट कर लिया। एक सुबह वह जल्दी उठा, तैयार हुआ, कपड़े बदले और फुंजुत्सु स्क्रोल लेकर सीधे होकागे ऑफिस की ओर निकल पड़ा। ऑफिस पहुंचकर उसने दरवाजा नॉक किया। अंदर से हिरुजेन ने उसे आने का इशारा किया। क्या बात है नारुतो, किसी फुंजुत्सु टेक्निक में मदद चाहिए? हिरुजेन ने पूछा। नहीं, उसने आत्मविश्वास से कहा। मैंने इस स्क्रोल से वो सब सीख लिया है जो सीखना चाहता था। अब जैसा आपने प्रॉमिस किया था, आप मुझे फ्लाइंग राइजन टेक्निक सिखाइए या फिर उसका स्क्रोल दे दीजिए। सिर्फ एक हफ्ते में सब कुछ सीख लिया? ये नामुमकिन है, हिरुजेन ने हैरानी से कहा। उन्हें लगा शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो जानते थे कि नारुतो इतनी गंभीर बात पर झूठ नहीं बोलेगा। क्या इसने सच में सीख लिया? उन्होंने मन ही मन सोचा। सब नहीं, नारुतो ने आर्म्स क्रॉस करते हुए कहा। सब नहीं, इसका क्या मतलब है? हिरुजेन ने पूछा। मैंने टेक्निक्स अपने फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से चुनी जो मुझे सबसे ज्यादा काम आने वाली थी। इसके अलावा मैंने उजुमाकी क्लैन की एडमेंटाइन सीलिंग चेन्स टेक्निक भी सीख ली है, इसलिए सब सीखना जरूरी नहीं लगा। उसने साफ जवाब दिया। तुम गलत नहीं हो, हिरुजेन ने कहा, लेकिन क्या तुम सच में बाकी टेक्निक्स नहीं सीखना चाहते? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं सब सीखूं तो फिर ये स्क्रोल परमानेंटली दे दीजिए और साथ में फ्लाइंग रेजिन टेक्निक का स्क्रोल भी। हिरुजेन हल्के से मुस्कुराए। मैंने वो स्क्रोल पहले ही तैयार करवा लिया है, ये लो। उन्होंने स्क्रोल उसकी तरफ बढ़ाया। ये स्पेस टाइम से जुड़ी टेक्निक है, सीखते वक्त सावधान रहना। इसके बाद नारुतो ने फुंजुत्सु स्क्रोल उन्हें वापस सौंपा और नाश्ते के लिए इचिराकु रामेन की ओर निकल गया। नाश्ते के बाद वह अपनी टीम से मिला। तीनों फिर से असाइनमेंट डेस्क की तरफ बढ़े, एक नया मिशन लेने के लिए। हमेशा की तरह हिरुजेन ने काकाशी को कुछ डी रैंक मिशंस थमा दिए। काकाशी उन्हें लेने ही वाला था कि नारुतो आगे बढ़ा। दादाजी, उसने कहा, मुझे लगता है कि टीम 7 अब सी रैंक मिशन के लिए रेडी है। हिरुजेन हल्की सी मुस्कान के साथ बोले। नारुतो, मुझे पता है कि तुम अब काफी स्ट्रांग और काबिल हो चुके हो, लेकिन सी रैंक मिशन आसान नहीं होती, इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। साकुरा सिर हिलाते हुए बोली। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तक हम सिर्फ डी रैंक मिशन ही कर रहे हैं, ज्यादातर जानवर ढूंढना और गार्डन्स साफ करना। काकाशी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले। ये मिशंस टीम वर्क और आसान शिनोबी स्किल्स विकास करने के लिए जरूरी होते हैं। सासके बाजू बांधते हुए बोला। हैंड, इस बार मैं नारुतो से सहमत करता हूँ। हमें कोई रियल मिशन चाहिए जो हमारी काबिलियत के लायक हो। नारुतो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। बिल्कुल, हम लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप हमारी ताकत जानते हैं दादाजी। हिरुजेन दाढ़ी सहलाते हुए कुछ पल सोच में पड़ गए। तुम्हारा क्या कहना है काकाशी, क्या ये लोग रेडी हैं? काकाशी अब सीरियस लहजे में बोले। इनकी प्रोग्रेस काफी फास्ट रही है और टीम के तौर पर अच्छे से काम करते हैं, मुझे लगता है ये संभाल सकते हैं। हिरुजेन ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें एक सी रैंक मिशन देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर हालात तुम्हारी क्षमता से बाहर जाए तो तुरंत वापस लौटना, समझे? टीम 7 एक साथ बोली। समझ गए, नारुतो जोश में भरकर बोला। धन्यवाद दादाजी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हिरुजेन हंस पड़े। पूरी तैयारी करके जाना, ये मिशंस हल्के में लेने वाले नहीं होते। उन्होंने मिशन पेपर्स काकाशी को पकड़ा दिए। नारुतो ने पूछा, ब्लाइंडफोल्ड थोड़ा ठीक करते हुए। तो मिशन क्या है दादाजी? हिरुजेन ने समझाया। ये एक सी रैंक एस्कॉर्ट मिशन है। टीम 7 को लैंड ऑफ वेव्स में एक ब्रिज बिल्डर को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाना है। उसकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। नारुतो ने कंधे उचकाए। थोड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन कम से कम गांव से बाहर तो निकलेंगे, शुरुआत तो है। हिरुजेन ने निर्देश दिया। मिशन कल सुबह शुरू होगा। सुबह ब्रिज बिल्डर से मिलना है, इसलिए रेडी रहना। काकाशी ने कहा, कल सुबह जल्दी निकलना है। नारुतो, साकुरा, सास्के, आज अच्छी नींद लेना। नारुतो एक्साइटमेंट में बोला। ये तो कमाल होने वाला है। साकुरा मुस्कुराते हुए बोली। तुमने हमें आखिरकार एक रियल मिशन दिला ही दिया। सास्के हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। देखते हैं ये मेरी टाइम के लायक है या नहीं। काकाशी ने हिरुजेन की ओर देखा। धन्यवाद होकागे सामा, हिरुजेन ने जवाब दिया। गुड लक टीम 7 और सावधान रहना। नारुतो ने सल्यूट किया। हम पर भरोसा रखिए। इसके बाद एक्साइटमेंट और दृढ़ निश्चय से भरी टीम 7 कमरे से बाहर निकल गई, अपनी पहली सी रैंक मिशन के लिए खुद को मेंटली तैयार करते हुए। नारुतो जोश में बोला। हे, आज साथ में खाना खाते हैं। सही मिशन मिलने की खुशी में मेरी तरफ से वड़ा पाव की पार्टी। सबने सहमति में सिर हिलाया। खाना खाने के बाद नारुतो ने सास्के और साकुरा से विदा ली और रोज की तरह ट्रेनिंग फील्ड की ओर निकल पड़ा। वहां हिनाता पहले से मौजूद थी। हर दोपहर नारुतो और हिनाता साथ ट्रेनिंग करते थे और धीरे धीरे दोनों ज्यादा समय साथ बिताने लगे थे। नारुतो के साथ ट्रेनिंग करने से हिनाता अब उसके आसपास ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। हालांकि उसके पास आते ही उसके गाल हल्के से लाल हो जाते थे। वक्त के साथ हिनाता काफी स्ट्रांग हो गई थी और दोनों के बीच आपसी तालमेल भी धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से गहराता जा रहा था। भले ही वह अभी नारुतो के लेवल तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान नारुतो भी उसे हल्के में नहीं ले सकता था। उनकी रोज की ट्रेनिंग ने
एक मजबूत रिश्ता बना दिया था जो शरीर और मन दोनों को ताकत दे रहा था। हिनाता ने अपनी शर्म पर काबू पा लिया था। अब वह पहले जैसी डरी सहमी लड़की नहीं रही थी जो बदमाशी सहकर चुप रह जाती थी। अब उसे खुद का बचाव करना आता था। नारुतो को उसकी मेहनत और हार न मानने वाला स्वभाव और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। उसमें पोटेंशियल था, बस किसी को उसे ये एहसास दिलाने की जरूरत थी। हर दिन साथ ट्रेनिंग करते करते ये साफ होने लगा था कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन हिनाता अपनी झिझक की वजह से कुछ कह नहीं पाती थी और नारुतो पहले खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। एक आम दिन की तरह नारुतो ट्रेनिंग फील्ड में खड़ा था, प्रैक्टिस के अगले राउंड के लिए तैयार। नारुतो बोला, ऑलराइट हिनाता, आज थोड़ा बदलाव करते हैं। तुम अटैक पर ध्यान दो और मैं डिफेंस पर काम करता हूँ।